लेखक निर्देशक रूमी जाफरी के पिता और उर्दू के मशहूर साहित्यकार कौसर सिद्दीकी को 90 साल की उम्र में बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी पुस्तक चराग फूलों के पर उन्हें ये पुरस्कार मिला है। ये पुस्तक एक बाल कविता संग्रह है। कौसर सिद्दीकी इस उम्र में भी लगातार बाल साहित्य सृजन में लगे हुए हैं और खास बात यह है कि वो बहुत ही सरल और सहज भाषा में संविधान से लेकर देशभक्ति तक की कविताएं बच्चों के लिए लिखते हैं। इस संग्रह की कविता तिरंगा आज के मायने में बहुत खास है, जो उन्होंने हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी के साथ साझा की। इसीलिए मैंने गुड आफ्टरनून अपने हिसाब से कहा है। जान से ज्यादा उल्फत मुझे वतन से, गौतम की इस जमी से, नानक के इस चमन से। आजाद हम हुए हैं गांधी की रहबरी में, नेहरू की कोशिशों से, आजाद के जतन से। इस वक्त हम कौसर सिद्दीकी जी के साथ हैं। उनकी तारीफ इस बात से नहीं है कि उन्होंने लगभग 40 किताबें लिखी हैं, उन पर कई पीएचडी हुई है, थीसिस हुआ है। उनकी तारीफ इस बात से भी नहीं है कि नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने किताबों को लिखना शुरू किया और 90 साल की उम्र में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बल्कि उनकी तारीफ इस बात से है कि 90 साल में भी वो लिखना पढ़ना करते हैं और बच्चों के लिए लिखे साहित्य पर उन्हें साहित्य अकादमी मिला है। सबसे पहले तो तिरंगे की बात हो रही है और आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें वक्त दिया कौसर सर। तो शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने मुझे लायक समझा कि मेरा कुछ रिकॉर्ड करें। नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले ये जो आपने तिरंगा लिखा था, अगर इसकी 2 लाइनों से हम शुरू करें, ये पढ़ दें आप हमारे दर्शकों के लिए। तो ये तिरंगे पर मैं कुछ बंद पेश करता हूँ अपनी एक नज़्म के। प्यारा तिरंगा परचम, प्यारा तिरंगा परचम है सर बुलंद आजम, भारत का पासबां है, हम सब का निगाहबां है, ये कौम का निशां है, भारत का प्यारा परचम, हम इसके पासबां हैं, यानी हम इसके रखवाले हैं, हम इसके पासबां हैं, हम इसके निगाहबां हैं, हम इसके तर्जुमा हैं, लहराता इसको ऊंचा यूं ही सदा रखेंगे, लहराता इसको ऊंचा यूं ही सदा रखेंगे, हम अपनी जानो दिल से इसको लगा रखेंगे, हम अपनी जानो दिल से इसको लगा रखेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो 90 साल की उम्र में आपके अंदर का बच्चा है, वो बच्चों पर ही क्यों लिखता है? ऐसा था कि अदब के अंदर बहुत सारी विधाएं हैं और उसके अंदर एक बच्चों का अदब भी है। तो बच्चों के अदब पर शायरों को कोई मशायरों जैसे तारीफ नहीं होती, वाह नहीं होती, पैसे भी नहीं मिलते। हाँ, और इसलिए लोग बच्चों को तो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैंने जब ये रिटायरिंग बाद लिखना शुरू किया तो मेरे ये समझ में आया कि हम सबसे बड़ा काम जो है बच्चों की तालीम और तरबियत है। ये सवाल अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है कि आपको साहित्य अकादमी मिला तो आपको कैसा लग रहा है। लेकिन किसी भी लेखक के लिए, शायर के लिए, किसी के लिए भी इस तरह का जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है, पहचाना जाता है, आपको तो देश भर में, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपको कई अवार्ड मिले हैं। लेकिन साहित्य अकादमी का पड़ाव जब आपके पास आया ये अवार्ड, तो आपको कैसा लग रहा था? अभी ये तो ऐसा है कि खुशी के मौका तो होता ही है। मुझसे पहले भी मुझे कई इनाम मिल चुके हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा अवार्ड जो था तो मुझे अचानक एक दिन फ़ोन आया कोई दिन में 3 बजे कि आपको इसके लिए हुआ है, इतला दी उन्होंने वहाँ से दिल्ली से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सबसे पहले उठ के घर वालों को बताया, बहुत अच्छा लगा। रूमी जाफरी को भी बताया, वो बेटा वो बहुत खुश हुआ। और जिस तरह के अभी मुल्क के हालात हैं, जिस तरह के अभी मुल्क के हालात हैं, कई सारे सवाल हो रहे हैं, संप्रदायों के बीच में एक तरह से नफरत फैल रही है। तो आपको लगता है कि ऐसे दौर में इन किताबों की और बहुत ज्यादा जरूरत है? मेरा तो यही कहना है, जो मैंने आपसे कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूह है, स्पिरिट है, उसके हिसाब से शायरों का मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन जो है शायर का वो वही है कि हम उसका कोई नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन करें। तो शायर बस यही कंट्रीब्यूशन कर सकता है कि वो अपनी कविता से, अपने लेख से बच्चों की ऐसी तरबियत करे कि जो है अच्छी शहरी बने। अच्छी शहरी बनने के लिए उनको पीस का माहौल होना चाहिए, दंगे फसाद वाला माहौल नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाला नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की नफरत वाला नहीं होना चाहिए, पढ़ने का अच्छा मौका मिलना चाहिए, आगे बढ़ने का अच्छी। तो उस हिसाब से ही बच्चों का दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है, उसमें आप जैसे भी इम्प्रेशन बनाना चाहें बना दें,
बाद में वो पक्की मट्टी बन जाए जवानी में, फिर उसे कोई इम्प्रेशन नहीं बनता, यानी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता। सियासी बातों से आपकी लेखनी की तरफ वापस लौटते हैं। कोई ऐसी नज्म या कोई ऐसी कविता जो आपको, आपने तो जैसे आपने मुझसे भी बातचीत में कहा था कि माँ को हर बच्चा प्यारा होता है, पर कोई ऐसी नज्म शायरी आपको, आपका लिखा जो आपको बहुत पसंद हो? एक पेश करता हूँ, ये भारत को कैसा होना चाहिए, इस नज्म में मैंने ये किया है कि सब लोगों का हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके अंदर। एक ईंट तुम भी लाओ, एक ईंट हम भी लाएं, प्यार और एकता का ऊंचा महल बनाएं, प्यार और एकता का ऊंचा महल बनाएं, भारत नया बनाएं। एक पेड़ तुम उगाओ, एक पेड़ हम उगाएं, सुख चैन शांति का मिलके चमन बनाएं, भारत नया बनाएं। कुछ फूल तुम भी लाओ, कुछ फूल हम भी लाएं, खाके वतन की खुशबू माहौल में बसाएं, खाके वतन की खुशबू माहौल में बसाएं, भारत नया बनाएं। एक नहर तुम बनाओ, एक नहर हम बनाएं, फिर एकता का पानी हर खेत को पिलाएं, भारत नया बनाएं। एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, नफरत के सबके दिल से तारीखियाँ मिटाएं, नफरत के सबके दिल से तारीखियाँ मिटाएं, भारत नया बनाएं। खेतों में खाद देकर खेतों में पानी देकर अनाज, खेतों में खाद पानी देकर अनाज उगाएं, कोई रहे न भूखा, सब पेट भर के खाएं, भारत नया बनाएं। पिछड़ों को हम उठाएं, अगली दफा में लाएं, सबकी तरक्की करके खुशहाल बने बनाएं, भारत नया बनाएं। तालीम टेक्निकल सबको, सब लोगों को दिला के तालीम तरबियत से एक इनकलाब लाएं, भारत नया बनाएं। दुनिया में सबसे ऊपर भारत को अब उठाएं, दुनिया में सबसे ऊपर भारत को अब उठाएं, हमसे भी सीखने को दुनिया के लोग आएं, भारत नया बनाएं। और आखिर में है ये, अमृत है सत्य का फल, अमृत है सत्य का फल, है जहर झूठ का फल, है जहर झूठ का फल, फूल एकता का मीठा, कड़वा है फूट का फल। क्या बात। फूल एकता का मीठा, कड़वा है फूट का फल, पेड़ एकता के आओ चारों तरफ लगाएं, पेड़ एकता के आओ चारों तरफ लगाएं, सबके लिए चमन में एक साहिबा बनाएं, भारत नया बनाएं, भारत नया बनाएं। क्या बात है। तो 90 साल की उम्र में ये जो पंक्तियां आप सुन रहे होंगे बहुत जो सहज और सरल हैं, क्योंकि ये एक 90 साल का बच्चा लिख रहा है हम जैसे लोगों के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए। तो इन्हीं की चंद लाइनों से हम बातचीत का सिलसिला तो बहुत लंबा है, लेकिन ये अपने दर्शकों को के लिए पढ़ना चाहेंगे। नजरे वतन है सब कुछ, दिल हो की जान मेरी, एक बूंद ले लो मेरा लहू बदन से। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डल लेक पर हरी झंडी दिखाकर एक बड़ी तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में सेना, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के साथ आम लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कश्मीर घाटी में ये अपनी तरह की पहली यात्रा थी, वो भी 14 अगस्त के दिन। आपको बता दें कि कुछ साल पहले तो इस इलाके में इस दिन पाकिस्तानी झंडा फहराने को लेकर काफी विवाद और बवाल हुआ करता था। श्रीनगर में तिरंगा यात्रा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस मार्च की क़यादत कर रहे हैं। यहाँ ये पहली बार है इस तरह का तिरंगा मार्च श्रीनगर के डल झील के जो किनारे यहाँ हो रहा है। और न सिर्फ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उसमें शिरकत कर रहे हैं। आर्मी है, पुलिस है, CRPF है, BSF है, सभी सुरक्षा एजेंसीज इस तिरंगा मार्च का जो बुलेवार्ड रोड डल लेक पे है उसका हिस्सा है। पहली दफा ऐसा हो रहा है। यह पहले आज का दिन है और जो जगह है काफी महत्वपूर्ण है। दिन इसलिए कि 14 अगस्त का दिन जब कश्मीर में पहले होता था तो पाकिस्तानी झंडे चढ़ते थे। आज मैंने बात की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, उन्होंने कहा कि वो तो आप इतिहास की वो पहली बात, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब पूरे तिरंगा ही हर जगह फैलाए जा रहे हैं।
के लोग इस तिरंगा मार्च का हिस्सा हैं। सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, ये बीएसएफ के लोग हैं, बीएसएफ के लोग हैं। भारत माता की जय। और इसी तरह आप कश्मीर देखें, जम्मू कश्मीर पुलिस देखें, आर्मी देखें, शायद पहली दफा हो इस तरह मुल्क में सभी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एक झंडे तले इस तरह का मार्च कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है सर आज का ये मार्च, क्योंकि यहाँ डल झील पे सारे फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ करते का। देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है सर, और आज यहाँ के निवासी पर्व कर रहे हैं और आजादी के अमृत कालखंड में अनेक कार्यक्रम कश्मीर शैली के अंदर हुए और जिस तरह का पार्टिसिपेशन आम नागरिकों का, नौजवानों का यहाँ हुआ है वो अद्भुत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव का ज्वार चढ़ा है उसी तरह का ज्वार जम्मू कश्मीर में भी है, वो अद्भुत है और प्रशंसनीय है। सर बड़ी तब्दीली है, कभी 14 अगस्त को यहाँ पाकिस्तानी झंडे चढ़ते और आज हर जगह तिरंगा लहरा है। वो इतिहास की बात हो गई, अब केवल भारत का तिरंगा ही दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि पहले इसके लिए प्रयास कम होते थे, अच्छा सर, अब प्रयास प्रारंभ हो गए और यहाँ की आवाम चाहती थी जी जी, वो हो रहा है।